क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्ति मुगल दरबार पीरियड 16वीं से 17वीं शताब्दियाँ। हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा और अब हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न को देख लेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप 2 घंटे कम से कम डेली राइटिंग करें और हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए। साथ ही साथ आप राइटिंग संबंधित टॉपिक पर करेंगे तो आपके लिए 2 काम हो जाएंगे। एक तो आपको याद हो जाएगी और दूसरी बात आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। प्लस आपको टाइम के साथ स्पीड को मेंटेन करना है। आपके एग्ज़ाम में टाइम के साथ स्पीड को मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी और अहम मुद्दा होता है। ठीक है, तो आपको ये सावधानियां बिल्कुल ही अभी से ही क्लियर कर लेने हैं। आप बैठ करके 3 घंटे तक रोज़ाना लिखें और ये प्रयास करें कि किस तरह से मैं इसको सॉल्व करूं। स्ट्रेटजी मैंने बतलाया है, फिर मैं रिवीजन कर दूं आपको। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद आप बड़े ही खाली दिमाग से या मेरी वीडियो सुनने के बाद आप बिल्कुल ही शांत माइंड से उस चीज़ को सोचिए और समझिए कि आज का लेक्चर्स क्या डिलीवर्ड किया गया और उस लेक्चर्स पे आप बिल्कुल ही अपना फिल्म देखने जैसा दृश्य को पैदा कर आप उस पर चले जाइए, खो जाइए। आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और उसके बाद आप अपने मन में क्वेश्चंस को एराइज कीजिए। जैसे ही आप क्वेश्चंस को एराइज करेंगे तो आपके मन में ये भी सवाल उभरेगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और जैसे ही आपने इस चीज़ को सारे पॉइंट आउट कर लिया एंड देन आप कॉपी और पेन को रखिए, स्टार्ट टू राइटिंग। ठीक है, राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। भूलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम मानव हैं, गलती होना लाजमी है। हम एक बार नहीं 100 बार 1000 बार गलती करेंगे तो एक बार जरूर सीखेंगे। चलिए हम लोग अब इस अभ्यास प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। उत्तर दीजिए लगभग 100 से 150 शब्दों में। पहला प्रश्न है, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो क्या है प्रक्रिया, जरा देखिए। पांडुलिपि तैयार करने की एक लंबी प्रक्रिया होती थी और इस प्रक्रिया में कई लोग शामिल होते थे जो अलग अलग कामों में दक्ष थे। देखिए, पांडुलिपि जो तैयार किया जाता था वो भोजपत्र पर तैयार किया जाता था। समय के साथ साथ ताम्रपत्र पर भी तैयार किया जाने लगा। ठीक है, तो ये जो सरकंडे का इस्तेमाल होता था लिखने के लिए, ठीक है, जरा देखिए इस चीज़ को। मैं आपको टू द पॉइंट आपके ही आंसर पर चर्चा कर रहा हूं। तो सबसे पहले पांडुलिपि का पन्ना तैयार किया जाता था। तैयार करने में कई लोग शामिल होते थे। आप यूं कह लें कि कई कारीगर शामिल होते थे, इसमें कोई शक नहीं। एक कागज को जो तैयार कर रहा है तो उस पर कई सारे लोग रहते थे जो कागज को तैयार करने का काम करते थे। और फिर जो तैयार पन्ना है, अब उस पर जो अक्षर टाइप करने हैं, उस पर जो नकल करने हैं, ठीक है, तो वह अत्यंत सुंदर अक्षर में पाठ की नकल तैयार की जाती थी। यहाँ एक अलग ग्रुप, अलग कारीगर, अलग दक्ष कौशल वाले निपुण व्यक्ति काम करते थे। और उस समय सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। अब आपको आश्चर्य होगा कि इस पांडुलिपि को तैयार करने में, लिखने में किसका प्रयोग किया जाता था। अब जरा सोचिए, पहले आपने स्याही के पेन का नाम सुना होगा कि बहुत पहले चला करता था, मैं भी आज भी चला करता होगा। अब हम लोग उससे इतने दूर हो गए हैं कि हम लोग रिफिल का इस्तेमाल करते हैं। पहले स्याही का बोतल और पेन दोनों साथ में खरीदते थे। स्याही खत्म हो गई पेन में तो आप बोतल से डाल लीजिए और लिखते चलिए। ये जस्ट लाइक कैपेबलरी ट्यूब की तरह काम करता है, सोखा की तरह। और ये जो सुलेखन तैयार किया जाता था
इसमें भी सरकंडे के टुकड़े को ध्यान में रखेंगे, डुबो कर लिखा जाता था, स्याही में डुबो कर। और इसके बाद कोफ्तागार फिर उस पृष्ठ को चमकाने का काम करते थे। इतना ही नहीं, उस पुस्तक पर, उस पांडुलिपि पर जो लिखा गया है, उसकी विषय वस्तु अगर उसमें किसी घटना का वर्णन किया गया है और ज़रूरत पड़े कि इसमें हमको कलाकारी भी करना है, फोटो बना करके, तस्वीर बना करके, ठीक है, तो उसके लिए वह जगह छोड़ दिया जाता था। और उस चित्र को उकेरने के लिए बिल्कुल ही अलग कारीगर होता था। और उस घटना को पढ़ करके, या घटना अगर उसके जेहन में है, तो वह उसी घटना से संबंधित चित्रकारी करने का काम करता था। और सबसे अंत में जिल्दसाज मीन्स बुक बाइंडिंग, बुक को, सारे पन्ने को इकट्ठा करके एक बुक के रूप में बाइंडिंग कर दिया, और फिर उसके आवरण को, मतलब ऊपर वाले पृष्ठ और नीचे वाले पृष्ठ को बेहतर ढंग से चमका दिया, अलंकृत कर दिया, सजावट में ला दिया। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। जरा इस बात को गौर कीजिए कि जो पांडुलिपि को तैयार किया गया है, उसको एक बहुत ही कीमती वस्तु के रूप में और एक ज्ञान भरी चीज के रूप में, बौद्धिक संपदा हम लोग इसी को कहते हैं, जहाँ पर नॉलेज आपको मिले, ठीक है, या जहाँ पर नॉलेज इकट्ठा किया गया हो, या फिर आप जिससे नॉलेज को हासिल कर रहे हैं, चाहे वह एक साधन हो, चाहे वह एक साध्य हो, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस संदर्भ में ये हमारी बौद्धिक संपदा के रूप में जाना जाता है। और सौंदर्य मीन्स उसके अंदर जो कलाकारिता की गई है के रूप में देखा जाता था। आप समझिए कि इसको इस रूप में कहना किस लिए पड़ रहा है। उन सारी घटनाओं को इन्होंने सिर्फ पांडुलिपि में तैयार किया है, और वह यह कह रहा है कि इसको एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में, बहुमूल्य कीमती के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस काल विशेष की घटनाओं का और उस समय की परिस्थितियों का वर्णन इन सारे लोगों ने मिल करके तैयार करके और रखा है। अगर हमें किसी कालखंड विशेष को पढ़ना पड़े, तिथि सम्मत, घटना सम्मत, ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे जान पाएंगे? तो इसलिए है कि इतिहास के लेखन को बढ़ावा दिया जाए। यह एक इतिहास लिखने की परंपरा ही है और कुछ भी नहीं है। प्रश्न 2 है, मुगल दरबार से जुड़े दैनिक कर्म दिन प्रतिदिन होने वाले कार्य और विशेष उत्सवों के दिनों ने किस तरह से बादशाह की सत्ता के भाव को प्रतिपादित किया? जरा समझिए इस क्वेश्चन को। आपने पढ़ा कि दरबार में किसी की हैसियत इस बात पर निर्धारित था, ठीक है, कि वह शासक के कितना पास बैठे या दूर बैठा है। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान, ठीक है, बादशाह की नजर में उसकी महत्ता का प्रतीक था। और एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी, मनाही थी। और ना ही कोई अनुमति के बिना, बिना ऑर्डर का, बिना आज्ञा का, बिना आदेश का, ठीक है, दरबार से बाहर जा सकता था। बात समझिए। अब दरबारी समाज में किस तरह सामाजिक नियंत्रण लगा हुआ था, किस तरह शासक कठोर नियमों को लागू करके सारे सिस्टम पर कंट्रोल किए हुए था, आप समझ सकते हैं इसी से। साथ ही दरबार में इतना ही नहीं है, पहले पायबस और सिजदा का प्रचलन था, ठीक है, सिर झुका करके जमीन को चूमना,
ठीक है, ये जो परंपराएं थी ये धीरे धीरे समय के साथ बदल जाता है। और दाएं हाथ को जमीन पर रख करके और माथे पर 4 बार ले जाना पड़ता था। ये जहांगीर या किसने शुरुआत किया था, जरा याद कीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि दरबार में मान्य संबोधन, बोलने का तरीका, जी हुजूर, हुजूर, ठीक है, और बोलने में भी शैली अगर कठोरता हो गई, अगर कठोर शैली और कठोर स्वभाव से आपने बोला तो शासक हो सकता है कि गुस्से में आ जाए। बेहतर है कि थोड़ा सॉफ्ट में ही, धीरे ही सही, शासक के कानों तक आवाज जानी चाहिए, इस तरह की शैली से सुनाई पड़नी चाहिए। आपने सीरियल में देखा होगा, ठीक है, आपने सीरियल में देखा होगा किस प्रकार, खास करके ये इस तरह का सीरियल जो आपका, मुझे याद तो नहीं है बट आप लोग जानते हो, तो उसमें आपने देखना कि किस तरह से एक राजशाही का वर्णन किया गया है। ठीक है, मुगले ये आजम, बेहतर फिल्म है मुगले ये आजम, आपने इसमें देखा होगा कैसे बोलने का शिष्टाचार है, ठीक है, और बोलने के लिए निर्धारित नियम होते थे। ये सब अगर किसी ने इसका उल्लंघन कर दिया तो ऐसा नहीं है कि शासक दोबारा यहाँ न्यायालय बुलाएंगे और न्याय के काम से बैठेंगे। अभी ही इसी वक्त इसका फैसला करके उन्हें दंड दिया जाएगा। अगर मृत्यु दंड का भागी होगा तो मेरे 2 बॉडीगार्ड नहीं बल्कि कई बॉडीगार्ड लगे हुए हैं पीछे तरफ, जो एक झटके में सर को धड़ से अलग करना जानता है। जो जिस तरह की गलती किया हो या करेगा, शासक उसके हिसाब से दंड देने के लिए अपने पास पर्याप्त व्यवस्था रखे हुए है। और वह मीटिंग के समय में इस तरह मुस्तैद हो जाता है जैसे आपको लगेगा कि मैं किसी जेल खाने में कैद हूं आज के संदर्भ में, लेकिन वहां होता वस्तुतः यह है कि शासक मीटिंग कर रहा होता है। सिजदा देखिए, दंडवत लेटना। शाहजहां था, सॉरी मैंने आपको जहांगीर कहा था, जहांगीर नहीं था। शाहजहां के शासनकाल में पायबस और सिजदा को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 4 तस्लीम और जमीन बोसी, जमीन को चूमना, इस तरीके को अपनाया गया। सिंहासन पर बैठने के बाद सिंहासनारोहण की वर्षगांठ पर सब ये बारात अथवा होली जैसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर दरबार का माहौल जीवंत हो उठता था। नाच गान, कलाकारों का प्रदर्शन, ठीक है, कवियों का झरोखा, कवियों का संगम, ये सब कुछ होता था। और शासक बहुत ही कड़ी तरीके से अपने जासूस के मार्फत ऐसे उत्सवों पर निगरानी रखता था। सोचिए जरा, एक तरफ आपको एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है, दूसरी तरफ शासक की निगरानी चहुमुखी आंखों से हो रही है। ठीक है, पेंटिंग कलाकारिता का नमूना है। प्रश्न 3 है, मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि मुगल बादशाह एक पत्नी नहीं, उनके कई पत्नियां होती थी। समय समय पर इनमें से कुछ पत्नियां अपने दरबार में बिल्कुल ही हावी होती थी, कभी कभी तो राजकाज में भी हावी हो जाती थी। जैसे दिल्ली सल्तनत पीरियड में रजिया सुल्ताना को आपने देखा। हुमायूंनामा को तैयार करने के लिए गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन थी, आपने उसको देखा कि वह एक इतिहास में रुचि लेती है, वह घटनाओं में रुचि लेती है, और उन्होंने ही हुमायूंनामा की रचना की। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उसकी उपपत्नियां, उनके नज़दीकी और दूर के रिश्तेदार, चाहे वह माता हो, सौतेली माता हो, उपमाता हो, बहन हो, पुत्री हो, बहू हो, चाची, मौसी, बच्चे आदि हों, के साथ साथ महिला परिचारिकाएं तथा गुलाम होते थे।
अब यूं बातें आती है कि घर में जो है नूरजहां के बाद, आपने फिर देखिए आपको यहां देखने को मिलेगा कि नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। समझिए, धन दौलत पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। आज भी आमतौर पर घरों में होती हैं कि जो महिलाएं थोड़ा टाइट फिट हैं या समझदार हैं, जो बखूबी अपने समाज में अपनी हैसियत को समझते हैं, अपने ड्यूटीज़ को समझते हैं, अपने फैमिली के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को समझते हैं, तो उनके ऊपर एक सामान्य सा जवाबदेही आ जाती है और उनको लगता है कि बाकायदा फिजूल खर्ची ना हो, इसलिए वह वित्तीय स्रोत पर नियंत्रण कर लेती हैं। और कुछ होती हैं जो बिल्कुल ही मार्केट में खर्चा करने पर विश्वास रखती हैं, यानी खर्चीली होती हैं। वे भविष्य को थोड़ा कम देखती हैं और वर्तमान को ज़्यादा देखती हैं। तो समीकरण यही बिगड़ जाता है कि अगर हम भविष्य को नहीं देखेंगे, अगर वर्तमान में बिगाड़ देते हैं, तो फिर हमारा बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। शाहजहां की पुत्रियां जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। जो है सो है। इसके अतिरिक्त जहां आरा को सूरत के बंदरगाह नगर, जो विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लाभप्रद केंद्र था, फिक्स कर दिया गया था कि आपको राजस्व की प्राप्ति वहीं से होगी। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों और बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। ये भी आपने पढ़ा कि जब उनको वित्तीय स्रोत का बंटवारा कर दिया गया, साम्राज्य के अंदर कुछ कुछ स्रोत जो सीधे इन रानी महारानी के पास चली गई, ठीक है, ये बिल्कुल ही अपने अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, अपने अंदर के सौंदर्य कला को बनाने में लग गए। ठीक है, और यही कारण था कि इन्होंने बहुत सारे इमारत को और बाग को बना डाला। जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद, जिसको आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है, कि कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। ठीक है, आर्किटेक्चर्स आप समझ सकते हो। और इनमें से आंगन व बाग के साथ एक 2 मंजिली भव्य कारवांसराय थी। अब बनाने का भी तरीका इन्होंने देखिए कलाकारों का हेल्प लिया। बने भी तो थोड़ा अनोखा बने, सुंदर ढंग से बने और डिजाइनदार बने, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी चुनौती भी बन जाए और एक सुंदरता भी कायम रहे। अनोखा भी तो है कायम। ताजमहल को देख लीजिए ना, 4 बाग पैटर्न पर बना है। बहुत सारे ऐसे वास्तुकला के नमूने हैं। लाल किला में एक पड़ा हुआ है, गुप्त काल का ही पिलर पड़ा हुआ है, देख लीजिए। तो ऐसे इतिहास में बहुत सारे प्रयास हुए हैं। फिर आप देखेंगे गुलबदन बेगम की मैंने आपको चर्चा किया, जो बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी, अकबर की चाची थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया, ठीक है, इतिहासकार के रूप में, तो उसने अपनी चाची से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले जो लिखे गए, याद किए गए, याद किए थे, ठीक है, संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया। दैट मीन्स उनको कहा कि आप उन सारी घटनाओं को हमें बतलाइए, ठीक है, और या तो आप लिख दीजिए जो बाबर के समय में घटनाएं घटी हैं, जो हुमायूं के समय में घटी हैं, ठीक है, जहाँ तक आपको याद है जरा बता दीजिए या तो फिर लिख दीजिए। तो उन्होंने इस काम में हेल्प किया ताकि अबुल फजल ने उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके। इन्होंने अपना नोटबुक तैयार कर लिया, अपनी इतिवृत्ति तैयार कर लिया, अपनी मतलब अपनी नहीं बल्कि अपनी किताबों को तैयार किया, अपनी पांडुलिपि को तैयार किया, जबकि घटनाएं पीछे की है। ठीक है, गुलबदन ने जो लिखा वह मुगल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी, बल्कि उसने राजाओं राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्ष और तनावों के साथ ही इनमें से
कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की जो सबसे उम्रदराज स्त्रियां होती थी, आज भी हमारे यहाँ इस तरह की घटनाएं घटती है कि जो हमारे समाज में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, समझदार हों, उनको ही प्रायः किसी काम के लिए उनसे ही मदद लिया जाता है, क्योंकि वे ज्ञानी होते हैं, तरह तरह की घटनाओं से वाकिफ हो चुके होते हैं और वह एक समझदार भरी बात हमें बतला दे ताकि हम कहीं किसी तरह से मिस ना करें। ठीक है, तो ये इस तरह की यहाँ पर भी हेल्प लिया गया है। प्रश्न 4 है कि वे कौन से समूह थे, ठीक है, वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों व विचारों को आकार प्रदान किया। क्वेश्चन को बार बार समझना है, एक बार नहीं, आप 2-3 बार पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि वे जितना आपने पढ़ा कि कौन से मुद्दे थे, महत्वपूर्ण बातें क्या थी जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति, तो भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ कहाँ तक था, इस बात को भी आपको समझना होगा। आज जो आप पाकिस्तान देख रहे हो, आज जो आप बांग्लादेश देख रहे हो, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल था। ठीक है, कुछ अन्य भी क्षेत्र शामिल थे। तो कहता है वहां पे मुगलों की नीतियां क्या थी और उन्होंने क्या विचार को आदान प्रदान किया। तो लाजमी है कि मुगल बादशाह स्वयं तुर्क और मंगोल का मिश्रण था। ठीक है, तुर्क और मंगोल का मिश्रण था, इसलिए इनके पास इन दोनों का सम्मिश्रण होने के अलावा तकनीकी की भी जानकारी बहुत बढ़िया थी, इन्हें सैनिक कौशल की जानकारी भी बढ़िया थी। साथ ही साथ जब वो मध्य एशिया से यहाँ आ रहा हो तो लाजमी है कि सीमाओं पर क्या घटनाएं घट सकती है और कैसे हमें उन चीज़ों वहाँ पर निगरानी रखनी है, बखूबी ये अच्छी तरह से समझते थे और राजनीतिक दावे प्रस्तुत करते थे। तो अपने साम्राज्य की सुरक्षा, अपने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ वह प्रयास करते थे कि हमारा संबंध दोस्ताना हो, मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, इस तरह का। हालांकि राजतंत्र में इस तरह की मैत्रीपूर्ण संबंध एक कभी कभी आपको मिलेगा दिखावेपन के लिए बनाया गया है, बाद में पता चला उस पर हमला करके उसके क्षेत्र को विजित कर लिया। लेकिन अगर कोई शक्तिशाली राज्य हो पड़ोस में, ठीक है, तो वहाँ पर विजित करना, हमला करके विजित करना आसान काम नहीं होता है। उनके साथ आपको 2 ही चीज़ करने होंगी, जो या तो युद्ध करने होंगे, युद्ध में निर्णायक स्थिति होगी, जो जीत हासिल करेगा वह पूरा इलाका पर कब्जा करेगा, या तो फिर आप बिल्कुल ही दोस्ताना संबंध में बने रहें। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपने इसकी आर्थिक धार्मिक हितों की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के क्षेत्रों पर मुगल नीतियां एवं विचारों का आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्थान था। तो मुगल सम्राट ने इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उपमहाद्वीप से बाहर के क्षेत्रों के प्रति कई नीतियों का निर्धारण किया। ठीक है, आप देखेंगे कि अफगानिस्तान को ईरान और मध्य एशिया के क्षेत्र से अलग करने वाले हिंदू कुश पर्वत द्वारा निर्मित सीमा को महत्वपूर्ण और स्थान मिला था। मुगल शासकों के ईरान और तुरान के पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छा राजनीतिक और राजनयिक संबंध कायम किया था। ठीक है, और इस बात पर निर्भर था कि किस तरह इन सीमाओं की रक्षा हो सके। यानी हिंदू कुश पर्वत एक तरफ सीमा की रक्षा कर रहा था, अब कोई भी विजेता हिंदू कुश पर्वत को पार किए बिना उत्तर भारत तक पहुंचने में सफल नहीं हो सकता था। तो बाउंड्री की सीमा की रक्षा स्वयं हिंदू कुश पर्वत ही कर दे रहा है, शासक स्वयं मुस्तैद है। तो इसलिए मुगल शासक उत्तरी पश्चिमी सीमांत में सामरिक महत्व की चौकसियों, विशेष रूप से काबुल और कांधार पर अपना कुशल नियंत्रण स्थापित करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। नंबर 2, मुगलों के लिए काबुल की सुरक्षा के लिए कांधार पर अधिकार करना एकदम
बहुत जरूरी था, क्योंकि कांधार के आसपास का प्रदेश खुला हो गया था, जिसके कारण कांधार की ओर से काबुल पर आक्रमण करना बहुत आसान हो जाता। तो अतः मुगल सम्राट ने क्या किया, कांधार जो कि मुगल साम्राज्य की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति का निर्माण करता था, पर अधिकार बनाए रखने के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहे। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है कि भारत और पश्चिम एशिया तथा यूरोप तक के व्यापार के स्थल मार्ग पर स्थित होने के कारण कांधार व्यापारिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। समुद्र पर पुर्तगाली शक्ति का आधिपत्य जब पुर्तगालियों ने समुद्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है, व्यापारिक मार्ग को, तो यहाँ पर परेशानियां आने लगी, क्योंकि इनके सामरिक और व्यापारिक दोनों हितों को ठेस पहुंचने लगा। परिणाम स्वरूप दोनों शक्तियां कांधार पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए परस्पर प्रयत्नशील थे। इसी कड़ी में आप देखेंगे कि 1545 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं ने कांधार पर अधिकार कर लिया। फिर 1595 में वही कांधार पर अकबर के शासनकाल में फिर जो निकल गया था उसको फिर से कब्जा कर लिया गया। लेकिन 1622 ईस्वी में, ठीक है, वह निकल गया और 1638 ईस्वी में पुनः कांधार पर कब्जा कर लिया गया। तो 1649 ईस्वी में कांधार पर पुनः ईरान का नियंत्रण हो गया और उसके बाद बार बार प्रयास करने पर भी कांधार को मुगल साम्राज्य का अंग नहीं बनाया जा सका। मतलब ये अब हाथ से निकल गया तो हमेशा के लिए निकल ही गया। तो मुगल तथा ऑटोमन साम्राज्य के साथ संबंधों को निर्धारण करने में मुगलों का प्रमुख उद्देश्य यह था कि जो ऑटोमन नियंत्रण वाले जो क्षेत्र थे, विशेष रूप से हिजाज अर्थात ऑटोमन अरब के उस भाग जहां मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल थे। जैसे ऑटोमन साम्राज्य का मतलब है सीरिया है, ईरान है, इराक है, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों को कहा जाता है। कुस्तुनतुनिया में भी आप पाएंगे कि यहाँ भी इनका साम्राज्य कायम हो चुका था। ठीक है। अब शासक हमेशा यही प्रयास करता है कि वह अपनी सामरिक शक्ति को बचा ले, सामरिक हितों की रक्षा कर ले और व्यापारिक हित को बचा ले। बस यहीं पर सारी उसकी रक्षाएं हो जाती थी। प्रश्न नंबर 5 है, मुगल प्रांतीय प्रशासन के प्रमुख कैरेक्टर्स की चर्चा कीजिए और केंद्र किस तरह प्रांतों पर नियंत्रण रखता था। तो मैं आपको बतला दूं कि सबसे पहले इसमें सर्वे सर्वा जो होते थे वह मुगल शासक ही होता था, या आप मुगल सम्राट कहिए, और उसके अंडर में ही, ठीक है, प्रशासन का सारा बंटवारा हुआ करता था। साम्राज्य बटा है परगना में, एक जरा थोड़ी सी मैं लगता है मिस्टेक कर रहा हूं, केंद्रीय शासन व्यवस्था के स्वरूप के समान ही था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से साम्राज्य का विभाजन पहले प्रांतों में हुआ, ठीक है, और प्रांत का बंटवारा सूबा में हुआ और सूबा का बंटवारा सरकार में हुआ। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है इसका। ठीक है, साम्राज्य का बंटवारा प्रांत में, प्रांत से सूबा, सूबा से सरकार। अब मुगल काल में जितने भी सम्राट हुए, समय समय पर इनके प्रांतों की संख्या घटती बढ़ती रही, प्रायः बढ़ती ही रही। तो अकबर काल में प्रांतों की संख्या 15 थी, तो जहांगीर के काल में 17, और सबसे ज़्यादा शाहजहां के काल में यह संख्या 22 तक पहुंच गई। औरंगजेब साम्राज्य में फिर एक प्रांत घट जाता है, वह 21 प्रांत होता है। यह पॉइंट आपका जीएस के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रांतीय शासन व्यवस्था के प्रमुख कैरेक्टर क्या थे? तो लाजमी है वहाँ पर एक गवर्नर होगा और वही सारे वित्तीय और प्रशासनिक कामकाज को देखेगा, जिसको हम लोग सूबेदार के नाम से जानते हैं। उसके वह सीधा ही सम्राट के प्रति उत्तरदायित्व रहता था। अब दूसरा है दीवान, ये प्रांत, तो वह वित्तीय अधिकारी होता था और इनके अंडर ही राजस्व वसूली करना, निर्धारण करना, ये सब इनका काम था। तीसरा है बख्शी, बख्शी होता था सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। इनका काम है प्रांतों में सैनिकों की भर्ती करना और अनुशासन बनाए रखना। अब देखिए चौथा है वाक्यानविश, ये गुप्तचर थे, ये गुप्तचर का डिपार्टमेंट है।
यह बिल्कुल ही सभी विभागों पर अपना नियंत्रण बड़ा सख्ती से रखता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। अगर कोई डिपार्टमेंट ढीला ढाला काम कर रहा है, घूस लेके काम कर रहा है, तो यह मैसेज देन एंड देयर तुरंत शासक के पास पहुंच जाता था और उसको लाइन हाजिर करके उसे दंड दिया जाता था। कोतवाल का काम था प्रांत की राजधानी और महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा की नीति को तय करना, ठीक है, व्यवस्थित करना। सदर और काजी ये बिल्कुल ही छोटे से आप मतलब पद हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण पद है और एक ही व्यक्ति को दिया जाता था और वह व्यक्ति बिल्कुल ही नैतिक दृष्टि, नैतिक चरित्र की देखभाल करता था प्रजा का, और उसके हिसाब से वह न्यायाधीश का काम करता था। इन प्रमुख अधिकारियों के अतिरिक्त कुछ प्रांतों में दारोगा, ये तोपखाना, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। चूंकि आपको 100 से 150 शब्दों में लिखने हैं तो ये काफी है आपके लिए। मुगल सम्राट ने प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए, ठीक है, अनेक महत्वपूर्ण। स्वयं वह पर्याप्त रुचि लेता था, समय समय पर निगरानी करता था, ठीक है, सूबेदार की नियुक्ति करता था और उसकी कार्य कुशलता को परखता था, ठीक है। इतना ही नहीं, गुप्तचर के माध्यम से सारे लोगों की डाटा वह तैयार करता था। बस इतने ही काफ़ी है। अगला है कि निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए 250 से 300 शब्दों में। प्रश्न 6 है कि उदाहरण सहित मुगल इतिहास की विशिष्ट कैरेक्टर्स की चर्चा कीजिए। तो है, ये भी आसान ही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आप इधर बात बना लेंगे बढ़िया से कि मुगल सम्राटों की धारणा थी कि उसकी परम शक्ति द्वारा उनकी नियुक्ति विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए की गई थी। देखिए आपका लिखा हुआ है। फिर मुगल इतिवृत्तों और इतिहासों के प्रमुख लक्षण को दिया गया है। अब देखेंगे कि यहाँ के दरबारी इतिहासकार होते थे जो सारे चीज़ों, सारे घटनाओं को टाइप करते थे। इनके लिए बाकायदा पांडुलिपि को तैयार करने के लिए एक टीम रहती थी, यही सब काम किया करता था, ठीक है। देखिए दूसरा है कि हम इन सारे चीज़ों को बिल्कुल ही उस समय के जो पांडुलिपि कलेक्शंस था और हैं, उसी से हम जानकारी को प्राप्त करते हैं, जिसमें मुगल शासक की एक अहम रोल रहा है। तीसरा है कि मुगल इतिवृत्तों का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण था, इसमें बिल्कुल ही सभी लोगों के सामने एक ऐसी छवि प्रस्तुत करना था जिसमें शासक ही सर्वे सर्वा और दैवीय प्रकाश से स्वयं को जोड़ रखा था, ठीक है, सत्ता को। तो यह बता देना उसके सामने था कि मुगल शासक बिल्कुल ही सर्वोच्च है, अल्लाह के करीब है, ठीक है। इतना ही नहीं, उसने एक और चीज़ है कि यहाँ पर वंशानुगत शासन की व्यवस्था थी, लेकिन सिंहासन होने पर मतलब सिंहासनारोहण के लिए उत्तराधिकार के नियम का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, ना ही उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट तरीका था। इसी तरह आप देखेंगे कि मुगल प्रशासन में जितने सारे डिपार्टमेंट्स थे, आपको ये भी लिखने हैं, डिपार्टमेंट्स को भी लिख देना है, ठीक है, किस प्रकार से, और साथ ही साथ मुगल काल में किस भाषा को तरजीह दिया गया। तो फारसी, अरबी था, बाद में तुर्की भाषा को भी तरजीह दिया गया, ये सब देखेंगे, ठीक है। और उर्दू को तो इन्होंने फारसी और हिंदी भी दोनों भाषा के सम्मिश्रण से उर्दू भाषा का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। फिर पांडुलिपि की चर्चा करेंगे, किस प्रकार उन्होंने तैयार किया, खत्म हो गया। प्रश्न 7 है कि इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री किस हद तक अबुल फजल द्वारा तैयार किए गए तस्वीर के वर्णन से मेल खाती है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अध्याय में दी गई दृश्य सामग्री अबुल फजल द्वारा वर्णित तस्वीर के वर्णन से पर्याप्त सीमा तक मेल खाती है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे लगभग सभी मुगल सम्राट, चाहे सिर्फ इसको औरंगजेब को छोड़ करके, चित्रकारी के प्रेमी थे। दरअसल औरंगजेब भी चित्रकारी का विरोधी नहीं था, लेकिन चूंकि उनके पास संसाधन इतने कम हो गए थे कि वह लाजमी है धार्मिक कट्टरता में जीने को विवश हो गया। अब चाहे जो भी रहा हो, हम दावे के साथ तो इस बात को नहीं कह सकते हैं, परंतु शोध से ये बातें सामने आई है कि शाहजहां के काल में जो वित्तीय स्थिति चरमराने लगी, ढर्रे पर आने लगी, वहाँ से अगले शासक औरंगजेब को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि किस तरह से इन पर नियंत्रण रखा जाए। चूँकि कलाकार का इन्होंने भी एक संगम तैयार करके रखा था और बाद में इन्हीं सारे कलाकारों ने अपने संगीत का जनाजा निकाल दिए,
समझिए इससे और बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है। फिर कई सारे चित्रकार थे, आप इसको लिख डालेंगे, ठीक है, कि किस तरह से चित्रकारों के मार्फत तैयार किया जाता था। जैसे फारस के कई चित्रकार हुमायूं के साथ भारत आ गए, मीर मियाँ, सैयद अली, ठीक है, अब्दुस सम्मद, मुसब्बिर, दोस्त मोहम्मद, और यहाँ भी कुछ चित्रकारी हुए, ख्वाजा, लेकिन इससे पहले चर्चा कर दूं कि ख्वाजा अब्दुस सम्मद और सैयद अली ये सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने फारसी ग्रंथ दास्ताने और अमीर हमजा को चित्रित किया। फिर बेहदास आपका भारतीय चित्रकार था जिन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में एक अहम योगदान दिया, ठीक है। साथ ही साथ सम्राट ने श्री कलम की उपाधि से इन्होंने ख्वाजा अब्दुस सम्मद को अलंकृत भी किया, ठीक है। और अकबर के शासनकाल में आप पाएंगे कि हमजानामा, रज्मनामा, तारीख-ए-अलफी, तैमूरनामा, अकबरनामा जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों को चित्रित किया। साथ ही साथ हिंदू चित्र शैलियों का भी सम्मिश्रण हुआ। ये आप जहांगीर के समय में पाएंगे। शाहजहां के शासनकाल में बादशाहनामा का चित्रांकन किया गया। तो ये देखेंगे कुछ, हालांकि उलेमा वर्ग के लोग इसको इस्लाम के विपरीत मानते थे और प्राकृतिक तरीके से जीवित चित्ररूपों की चित्रकारी करना मनाही मानते थे, परंतु फिर भी कई शासकों ने इस चीज़ को दरकिनार करके और बरकरार रखा, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान रखने की 250 से 300 शब्दों में आपको लिखने हैं, तो आप प्रयास करेंगे कि इसमें जितनी सारी बातें हैं आप पॉइंट आउट कर लेंगे, ठीक है। और पॉइंट आउट करने के बाद आप उसको पॉइंट में ही रटेंगे और उसके बाद आप उसका डिटेल्स लिखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 8 है, मुगल अभिजात वर्ग के विशिष्ट अभिलक्षण क्या थे और बादशाह के साथ उनके संबंध किस तरह बने। जरा समझिए इस प्रश्न को। ये कह रहा है कि मुगल अभिजात वर्ग मीन्स मुगल अमीर वर्ग, सामंत वर्ग, ठीक है, अब सम्भ्रांत परिवार के वर्ग, इनका और बादशाह के साथ कैसा संबंध था। तो लाजमी है कि बादशाह ही सर्वेसर्वा होता था। तो बादशाह जो नियम को निर्धारित करता था उसी नियम के अनुसार से, उसी नियम का पालन यही अभिजात वर्ग लोग करते थे। हालांकि इनके अभिजात वर्ग में कई एक जाति के नहीं थे, अलग अलग जाति के लोग थे। हाँ, ये चीज़ है कि इसमें इस्लाम धर्म के मानने वाले की संख्या 99% थी, ठीक है। बहुत कम ही परसेंट था जो अदर धर्म वाले थे। (1560) से आगे भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों पाएंगे आप, एक राजपूत और भारतीय मुसलमान। इनका भी शाही सेवा में प्रवेश हुआ, ठीक है। और ये पाएंगे कि प्रथम व्यक्ति जो नियुक्त होने वाला था एक भारतीय राजपूत मुखिया, वह आम्बेर का राजा भारमल कछवाहा, जिसकी पुत्री से स्वयं अकबर का विवाह हुआ था। फिर अकबर का जो वित्त मंत्री है टोडरमल, ये खत्री जाति का था। यहाँ भी देखेंगे कि आप इनको भी मुगल दरबार में जगह मिली। खुद रानी नूरजहां एक ईरानी थी और औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पद पर, सबसे ज़्यादा मनसबदार औरंगजेब के समय में ही हुआ, ठीक है। फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे के भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या थी। यानी अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा, शक्ति, धन और उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया था। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के लिए जरिए याचिका प्रदान करता था, ठीक है, जो बादशाह के सामने तजवीज प्रस्तुत करता था। मैंने इसको बतला दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। राजत्व के मुगल आदर्श का निर्माण करने वाले तत्वों की पहचान कीजिए। समझिए जरा, मुगल के राजत्व सिद्धांत का वास्तविक आधार क्या था, सम्राट अशोक के समय में क्लियर हुआ है। उत्तराधिकार के नियम का तो बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन वो राजत्व सिद्धांत दैवीय सिद्धांत से इन्होंने जोड़ के रखा था। इतना ही नहीं,
बिल्कुल इन्होंने धार्मिक हस्तक्षेप होने से बिल्कुल ही किनारा कर लिया। ठीक है, ये इनके राजत्व का सिद्धांत का कुछ भाग थे। अब अलग करने का मतलब ऐसा नहीं कि वह धर्म से अलग हो गया, दरअसल उन्होंने कर्मकांड को अलग कर दिया जहां पर दूसरे समुदाय के लोगों को तकलीफ ना हो। ठीक है, पहला तो दैव्य सिद्धांत का अनुसरण किया, टाइटल सूट लगाने लगे। ठीक है, ये सर्वोच्च व्यक्ति है सम्राट, इस बारे में अपने आप को उन्होंने कई सारे दरबार में नियम को लागू किया, जिसे पायबॉस और सीजदा शाहजहां का काल में इसी को चेंज कर दिया जाता है। अब इस चीज को देखिए ना, दरबार में जितने भी नियम हैं ये बिल्कुल ही इनके सर्वशक्तिमान बनाने के लिए हैं। चित्रों द्वारा दिव्य सिद्धांत के विचार का संप्रेषण किया गया। पॉइंट नंबर 2 में देखिए आप, शासक का चित्र कुछ इस प्रकार बनाया जाने लगा जैसे वह सीधे दैवीय सत्ता से जुड़े हों। इतना ही नहीं, धर्म और राजनीति में पृथक्करण किया जाने लगा। धर्म और राजनीति में पृथक्करण किया जाने लगा। सुलह ये कुल की नीति का अनुसरण किया गया। ये मुगल राजत्व का सिद्धांत है। ये सारे जितने पॉइंट हैं बिल्कुल आपको याद रखने हैं। औरंगजेब के अतिरिक्त प्रायः सभी मुगल सम्राट धार्मिक दृष्टि से उदार और सहनशील थे। औरंगजेब बहुत ज़्यादा धार्मिक दृष्टिकोण से कट्टरता की नीति को अपनाए हुए था। फिर भी उनके समय में उच्च हिंदू मनसबदार की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। पांचवा है, राज्य नीतियों के माध्यम से सुलह ये कुल के आदर्श को लागू करना। ठीक है, ये भी इन्होंने काम किया। तो अपने अभिजात वर्ग, अमीर वर्ग जिसको कहते हैं, ईरानी, तुर्रानी, अफगानी, राजपूत, दक्कनी, इन सबों की सेवा ली। न्यायपूर्ण संप्रभुता सामाजिक अनुबंध के रूप में, आप देखिए इस पॉइंट को भी आपको लिखने हैं। किस प्रकार शासक अपनी जनता से टैक्स की वसूली करता है, उसकी संपत्ति और धन के, उसकी संपत्ति और स्वयं उसकी सुरक्षा के लिए, ये सब आप देख सकते हैं। प्रतीकों द्वारा न्याय विचार का दृश्य रूप में निरूपण करना।